आज हम प्री प्रीव्यू और एक हमारा जो आगे वर्कशॉप अक्टूबर में होने वाला है 6 7 8 को उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे हैं। मेरे कुछ अगर जैन भाई बंधु हैं तो आज पांचवा दश लक्षण का दिन है और पांचवें दिन का एक्चुअल मीनिंग होता है आज शौच का दिन है। मतलब परम शांति हेतु मन को निर्लोभी बनाना और संतोष धारण करना ही शौच है। तो ये जैनिज्म के जो 10 लक्षण होते हैं 10 दिन, उसमें से आज पांचवा दिन है हमारे पर्युषण का, और उसमें हम हर दिन एक एक जीवन के लक्षण को प्राप्त करते हैं और सीखते हैं कि साल भर उसको फॉलो करें। इन 10 दिनों में ये रिकॉल होता है। तो मैं अभी शुरुआत करूंगा बिल्डिंग बायोलॉजी पार्ट 2 की प्रीव्यू की। एंड दिस पर्टिकुलर वर्कशॉप हैज बीन a second process of understanding building and biology। तो पहली वर्कशॉप में अभी आप लोगों ने अटेंड किया है या नहीं, लेकिन जिन्होंने किया है उन्होंने समझा रहेगा कि बिल्डिंग बायोलॉजी में बिल्डिंग की क्या अहमियत होती है और वास्तु और बिल्डिंग और आर्किटेक्चर और कंस्ट्रक्शन का क्या महत्व है, और इस महत्व को, इस इम्पोर्टेंट फैक्टर को किस तरह से हम एनर्जेटिकली एनालाइज कर पाते हैं। तो एनर्जी की हमने बात की, एनर्जेटिक्स की हमने बात की। लास्ट वर्कशॉप में हमने जियोबायोलॉजी, कॉस्मिक, ग्लोबल, टेलुरिक, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, इन सब एनर्जीज की भी बात की। और ये सब एनर्जीज जब आपने सम्मिलित करके देखा और ये समझा कि किस तरह से एनर्जेटिक वाइब्रेशन वास्तु के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ दिशाएं। मैंने पिछली बार भी एम्फेसिस किया था कि 5% ही दिशाएं होती हैं, 95% एनर्जीज होती हैं, ऊर्जाएं होती हैं और तरह तरह की चीजें होती हैं जो रिलेट करके हम उसको आगे हमारे सिस्टम में, हमारे कंसल्टेंसी में, हमारी रेक्टिफिकेशन प्रोसेस में यूज कर सकते हैं। तो इन 3 दिनों में अक्टूबर में हम बिल्डिंग बायोलॉजी में से बायोलॉजी पार्ट को समझेंगे। और जब बायोलॉजी की हम बात करते हैं तो बायोलॉजी एक बहुत ही डिफाइंड और बहुत ही यू कैन से सिस्टमेटिक एंड सिंपल सब्जेक्ट है। जिस तरह से बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स होती है, जिस तरह से आर्किटेक्चर में नई नई चीज़ें आ जाती हैं, जिस तरह से हर प्रोसेस, हर घर, हर एनवायरनमेंट, हर वास्तु अलग है, उसी तरह शरीर बहुत सिंपलिस्टिक है, क्योंकि शरीर सबका एक जैसा होता है। तो बट शरीर सबका एक जैसा होता है, लेकिन शरीर के अंदर की जो बिहेवियरल पैटर्न्स हैं, शरीर के अंदर की जो ऊर्जाएं हैं, शरीर के अंदर का जो प्रोसेस है, वो बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वो हर पल हर सेकंड चेंज होता है। बिल्डिंग चेंज नहीं होती। बिल्डिंग की एनालिसिस अगर आपने की पहले दिन, तो आखिरी दिन तक वही एनालिसिस रहेगी। बट अगर बायोलॉजी का आपने एनालिसिस किया पहले दिन और 1 महीने बाद उसके घर में रेक्टिफिकेशन करने गए, तो हो सकता है कि पूरी प्रोसेस ही चेंज हो जाए। वो आदमी जो पहले था वो चेंज हो गया अब। तो अब आप रेक्टिफिकेशन करने जाएंगे 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, वास्तु वर्ल्ड से ऑर्डर करेंगे, प्रोडक्ट आएगा, रेमेडीज आएंगी, और जब आप वहाँ जाएंगे तो आप पाएंगे कि ओहो, ये तो कुछ और हो गया, एनर्जीज चेंज हो गई, अब ये रेमेडीज़ काम ही नहीं करेंगी। तो ये प्रोसेस को समझना बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, बट इतना सिंपल भी नहीं है। इस डिफ़िकल्ट प्रोसेस को समझने के लिए हम ये वर्कशॉप कर रहे हैं। इस अंडरस्टैंडिंग को जानने के लिए हम 3 दिन ये पता करेंगे कि शरीर में ऊर्जाएं कैसे बनती हैं और ये एक्चुअल बायो एनर्जेटिक्स होता क्या है। तो 1995 में जब मैंने आर्किटेक्चर कंप्लीट किया, तो आर्किटेक्चर कंप्लीट करने के बाद मैं बॉम्बे में एक जगह जॉब करता था। हमारे एक आर्किटेक्ट हैं सीनियर, और जब मैं उनके घर ऑफिस में काम करता था, उस ज़माने में मोबाइल होते नहीं थे, तो आपको हर साइट पे खुद जाना पड़ता था ड्राइंग लेके, और जूनियर आर्किटेक्ट को ड्राइंग्स और मॉडल लेके भेज देते थे कि जाके क्लाइंट को दिखा के आ जाओ। तो गोवा में, बॉम्बे से अलीबाग में और गुजरात, सूरत में बड़े प्रोजेक्ट्स चलते थे। तो जब मैं जाता था तो मैं ये देखता था कि आर्किटेक्चर की डिज़ाइन, आर्किटेक्ट की जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है, वो
और जो क्लाइंट चाहता है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, और इन दोनों डिफरेंसेस को हम समझ ही नहीं पाते थे। और तकलीफ़ ये होती थी कि आर्किटेक्ट वहाँ बैठ के कुछ और डिज़ाइन कर रहा है और यहाँ भावनाएं, यहाँ प्रोसेस ही चेंज हो गया है, और फिर वो क्लाइंट बोलता था नहीं ऐसा चाहिए, फिर चेंज होते थे, और ये चेंज के प्रोसेस अथाह हो जाते थे। और फिर जो हस्बैंड को चाहिए वो वाइफ को नहीं चाहिए, जो वाइफ को चाहिए वो डॉटर को नहीं चाहिए। इस तरह का कन्फ्यूजन था आर्किटेक्चर फिलॉसफी में। तो मैंने ये सोचा कि 5 साल जो आर्किटेक्चर मैंने पढ़ा है पूना में, वो आर्किटेक्चर एजुकेशन अधूरा रह गया है। और इस प्रोसेस, इस कन्फ्यूजन को जानने के लिए मैं जर्मनी जाके बिल्डिंग बायोलॉजी की पढ़ाई की, और उसके बाद बिल्डिंग के बारे में सब समझ में आ गया। लेकिन क्योंकि आर्किटेक्चर में हमें एनाटॉमी और ह्यूमन एनर्जीज नहीं पढ़ाया गया था जो डॉक्टरों को पढ़ाया जाता है, तो मैंने सोचा कि अगर मैं करेक्शन करने जा रहा हूँ इंसान का, और इंसान के बारे में मुझे मालूम नहीं कि उसका हार्ट कहाँ है, उसका लिवर कहाँ है, उसका लंग्स कहाँ है, और अगर मैं ये जान ही नहीं पाऊँगा तो फिर करेक्शन कैसे करूँगा, समझूंगा कैसे, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन कैसे करूँगा, बिल्डिंग में कहाँ कौन सी चीज़ बनेगी और उसकी क्या वाइब्रेशन होगी, ये समझने के लिए फिर मैंने 1 साल पेरिस में बायोएनर्जेटिक्स सीखा डॉक्टर रेने नकाशियन के साथ। अभी डॉक्टर रेने नकाशियन हमारे बीच में नहीं रहे, कुछ सालों पहले उनका देहांत हो गया, बट उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। और एक्मॉस बायोएनर्जेटिक्स की ही हम बात इस वर्कशॉप में करेंगे। प्रोसेस को गत 97, 98, 99 के बाद अराउंड 25 साल में मैंने थोड़ा सा फ्यूजन कर लिया है। वास्तुशिल्प शास्त्र, एनर्जेटिक बिहेवियर, मेरे एक्सपीरियंसेस, क्लाइंट्स के रिकॉर्डिंग्स, क्लाइंट्स की एनर्जी मेजरमेंट से मुझे पता चला, और मैंने थोड़ा थोड़ा इस साइंस को ट्विक करके ट्विस्ट किया है। तो ये आप मेरे द्वारा किए गए साइंस बायोएनर्जेटिक प्रोसेस, जिसका मूल आधार डॉक्टर रेने का बायोएनर्जेटिक्स है, उसको हम डिस्कस करेंगे इन 3 दिनों में। आप ये समझेंगे कि ये एक्चुअल एनर्जीज़ जो नेगेटिविटी क्रिएट करती है एनवायरनमेंट में, उसका शरीर में क्या असर होता है, और ये शरीर किस तरह से डिजीज्ड हो जाता है। क्योंकि ये बहुत आसान है प्रोसेस को समझना, ये बहुत आसान है प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना, लेकिन एनर्जेटिकली उसका एनालिसिस करना बहुत डिफिकल्ट है। उस एनालिसिस को एक्चुअलाइज करके, रेमेडी करके रेक्टिफाई करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। इसीलिए अगर आपका एनालिसिस ठीक नहीं होगा, अगर आप एनर्जीज़ को समझ नहीं पाएंगे ढंग से, और उस एनर्जेटिक वाइब्रेशन को डिकोड नहीं कर पाएंगे, तो आप रेक्टिफिकेशन ठीक से कर ही नहीं पाएंगे। आपके पास कितना अथाह नॉलेज हो वास्तुशास्त्र का, आपके पास हज़ारों लाखों साल का इन्फॉर्मेशन आपने डाउनलोड कर लिया हो, किताबें पढ़ ली हो, बड़ी बड़ी वर्कशॉप्स कर ली हो, लेकिन अगर ह्यूमन एनर्जेटिक्स को आपने डिकोड नहीं किया तो आप 50% काम कर ही नहीं पाए। और ये 50% काम ही सबसे ज़रूरी है। हम इसको हीलिंग नहीं कहेंगे, हम इसको रेकी नहीं कहेंगे, हम इसको ऑल्टरनेटिव मेडिसिन भी नहीं कहेंगे। हम इसको कहेंगे कि ये एनर्जेटिक बिहेवियर हम चेक कर रहे हैं वास्तुलॉजिकल करेक्शन के लिए। जिस तरह से मैं कहता हूँ कि आपके सर में अगर दर्द है तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, सर की दवाई देगा, पाँव में प्लास्टर नहीं बांधेगा। अगर आप वास्तु कंसल्टेंट हैं जिसको समझ ही नहीं है, तो कोई आपके पास आया पाँव में प्लास्टर बनाने और आप उसको बोलेंगे पैरासीटामोल खा लो, सर का दर्द दूर हो जाएगा, जबकि उसको पाँव में हड्डी टूटी है, उसकी आपको हड्डी का इलाज ही करना पड़ेगा। तो वास्तुशिल्प शास्त्र में बायोएनर्जेटिक्स जो शब्द है वो शिल्प का पार्ट है। वास्तुशास्त्र तो हम बिल्डिंग और बायोलॉजी सीख चुके हैं पिछले वर्कशॉप में, अब बायोलॉजी पार्ट हम शिल्प पार्ट को समझने की कोशिश करेंगे। और ये शिल्प पार्ट को समझने के लिए आपको बेसिकली प्रोसेसेस में अंदर आना पड़ेगा। तो सबसे पहला प्रोसेस हमें जो समझना है वास्तुशिल्प शास्त्र के साथ बायोएनर्जेटिक्स का, सबसे पहले ये समझने की हमें ज़रूरत पड़ेगी कि बायोएनर्जेटिक्स होता क्या है। इसके बारे में डिटेल समझाऊंगा मैं पहले दिन हम बायोएनर्जेटिक्स की बात करेंगे तो हम प्राणा की बात करेंगे, प्राण शक्ति की बात करेंगे। अंदर की शरीर के अंदर जितनी भी वाइब्रेटरी पैटर्न है, जो सत्य है, जो एक चेतना है, आपका कॉन्शियस बॉडी है, उसको हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। एक्सक्यूज मी। और ये कॉन्शियस बॉडी को समझने के लिए हम एक एक चक्रों की स्टडी करेंगे।
तो आपके सेंट्रल बॉडी के साथ आपकी एक फ्रंटल बॉडी होती है, एक डॉर्सल बॉडी होती है, एक और दूसरी ये फ्रंट और डॉर्सल के साथ आपकी लिम्फेटिक बॉडी होती है साइड में। तो हमारे शरीर में ऑरिक अगर आप कैलकुलेशन देखें तो एक पूरा का पूरा ओवल बनता है ऑरिक बॉडी का, फ्रंटल, डॉर्सल एंड लिम्फेटिक्स एंड द सेंट्रल एक्सिस। अभी हम प्राण की बात करते हैं तो हम सिर्फ सेंट्रल एक्सिस की बात करते हैं, 7 चक्र या 9 चक्र जो भी आप बोलें उन चक्रों की बात करते हैं। हम एनर्जेटिक्स में बात करते हैं कॉस्मिक सर से लेके गले तक, गले से लेके नाभि तक, नाभि से के लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी तक, एब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन की। बट अगर लिम्फेटिक्स की बात करें तो लिम्फेटिक्स जो शरीर के इस पार्ट में एनर्जेटिक ग्रिड्स हैं जो हमें बचा रही हैं, जो पीछे की पार्ट में एनर्जेटिक ग्रिड है जो हमें बचा रही हैं, उन एनर्जेटिक ग्रिड का भी स्टडी हमें ज़रूरी है। क्योंकि वास्तु में अगर एक शरीर को रखें, एक शरीर को 4 दीवारों के अंदर अगर बिठा दें तो उसको वाइब्रेटरी पैटर्न चारों तरफ से आना है। जिस तरह से आप 4D, 5D, 6D, 9D देखते हैं, ये पूरी की पूरी बॉडी एक वैक्यूम में इमर्स हो गई है। जिस तरह से कि आप एक स्विमिंग पूल में नीचे डुबकी लगा के बैठ जाते हैं पानी के अंदर, हम समुद्र में हैं एनवायरमेंटल एग्रेशन की। अब समुद्र में ये एनर्जी फील्ड के साथ लड़ाई करनी है शरीर को, और शरीर के पास पावर ही नहीं है क्योंकि पावर तो पूरा पानी ने खींच लिया। तो ये शरीर के अंदर वाइब्रेटरी पैटर्न तैयार करके आप अगर अपने क्लाइंट को एनर्जाइज करें वास्तुलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग से, वास्तु रेमेडीज से, तो वो इस समुद्र में डुबकी लगा के फील ब्रीदिंग करके जी सकता है। तो वास्तु का और एनर्जेटिक रेक्टिफिकेशन का सबसे बड़ा सोर्स ये है कि एनर्जेटिक रेक्टिफिकेशन जब आपके शरीर को एनहांस करता है तो शरीर के किस पार्ट में क्या ब्लॉकेजेस है और क्या खोलना है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हमें एनर्जेटिक स्टडी करेंगे तो हर लेयर पे हम काम करेंगे, और हर लेयर पे काम करके हम कॉस्मिक वाइब्रेशंस की चक्रास को समझेंगे, उसके फ्रंटल, डॉर्सल और लिम्फेटिक्स को समझेंगे, और उसमें एनर्जेटिक डिसऑर्डर्स को समझेंगे। अब ये डिसऑर्डर अल्टीमेटली बायोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं। तो इन 3 दिनों में मैं बायोलॉजी पे ज़्यादा बात करूँगा, वास्तुलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग को एक मीडियम रखूँगा, क्योंकि असर जो शरीर को हो रहा है वो वास्तु से ही हो रहा है। ये आप जानने की कोशिश करें कि जब बच्चा पेट में से, मदर के वुम्ब में से बाहर निकलता है तो उस समय, उस सेकंड सबसे हेल्दीएस्ट बॉडी होती है। क्योंकि जैसे ही आप जीवित होते हो आप मरना शुरू कर देते हो। तो जीव जब उत्पाद होता है, जब जीव बाहर आता है, उसकी डेथ की घंटी शुरू हो जाती है। तो जीवन अल्टीमेटली मरण की तरफ बढ़ रहा है। बट इस जीवन को कैसे हम ऐसा बनाएं कि हमें मदर की वुम्ब वाली वाइब्रेशन मिले। हमारे घर, हमारे ऑफिस, हमारे स्पेसेस जहाँ पे हम रह रहे हैं, जहाँ पे हम हमारा समय बिता रहे हैं, उन स्पेसेस को हम किस तरह से ऐसा बनाएं कि हमें कम से कम तकलीफ हो और हम हमारा जीवन धीरे धीरे निर्वाह कर सकें। तो वो वाइब्रेशन जो मदर के वुम्ब में नहीं मिली, उसी का अगर हम रेसिप्रोकेशन घरों में कर पाएँ, 100% तो कर ही नहीं सकते, बट जितना भी कर पाएँ, तो आप आपके क्लाइंट को एक अमेजिंग सॉल्यूशन दे रहे हो। And that amazing solution of rectification will help a person to live properly. क्योंकि जिस तरह से रेमेडीज़ हम लगाते हैं, हमारा मेन उद्देश्य क्या रहता है रेमेडीज़ लगाने का, कि शरीर की ऊर्जा का बैलेंस हो जाए, एनवायरमेंटल एग्रेशन से जो इम्बैलेंस हो गए चक्रास के वो अलाइन हो जाए। लेकिन चक्रा अलाइन होने के लिए सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि वो कौन से चक्रा को अलाइन करना है, उसकी वाइब्रेशन क्या है, उसका एक्चुअल प्रोसेस क्या है। तो हम 3 बेसिस पे काम करेंगे। पहले तो चक्रास को समझ लेंगे, इम्पैक्ट कहाँ से हो रहा है एनवायरनमेंट में, कॉस्मिक हो रहा है, ग्लोबल हो रहा है, टेलुरिक हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल हो रहा है। ये ब्रह्मांडिक 5 ऊर्जाएं जो एनवायरमेंटल ऊर्जाएं वो शरीर को कैसे लग रही है उसका एनालिसिस करेंगे। और जब एनालिसिस होने के बाद शरीर के अंदर ये ऊर्जाएं जा चुकी है तो शरीर कैसा बिहेव कर रहा है उसको समझेंगे। और उस बिहेवियरल पैटर्न में जो चेंज आया, जो नेगेटिविटी आई, जिसके कारण आपको ये क्लाइंट ने बुलाया है, उसको जानेंगे। क्योंकि अगर क्लाइंट आपको बुला रहा है दैट मीन्स उसके घर में कुछ ना कुछ डिफेक्ट है।
अब घर में डिफेक्ट है तो वो घर का डिफेक्ट शरीर में डिफेक्ट कर रहा है, और जब शरीर में डिफेक्ट कर रहा है तो सबसे पहले वो एनर्जी डिफेक्ट कर रहा है। और जैसे ही शरीर की एनर्जी डिफेक्ट हुई, 1 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 6 महीना, 1 साल, वो एनर्जी डिफेक्ट ऑर्गेनिक डिफेक्ट में तब्दील हो जाती है। और वो ऑर्गेनिक डिफेक्ट में जब तब्दील हो जाती है तो आप बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं। और आपके क्लाइंट अगर बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं तो वो डॉक्टर को दिखाते हैं। अब डॉक्टर एनर्जेटिकली स्टडी नहीं कर पाता है, वो फिजिकल बॉडी देखता है, वो सिम्टम्स को जांचता है, नाड़ी की परीक्षा करता है, स्टेथोस्कोप लगाता है और देखता है कि कहाँ कंजेशन हो गया, कहाँ इन्फ्लेमेशन हो गया है, और वो इन्फ्लेमेशन और कंजेशन को दूर कर देता है। और उसके बाद आपको थोड़े दिन अच्छा लगता है, फिर वापस प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि प्रॉब्लम फिजिकल ऑर्गेनिक सॉल्व हुई है, एनर्जेटिक सॉल्व नहीं हुई। एनर्जेटिक सॉल्व करेगा कौन? आप करेंगे, जब आप बायो एनर्जेटिक सीख जाएंगे। जब आप बायो एनर्जेटिक सीख जाएंगे तो आप एनर्जेटिक डिसेबिलिटी, एनर्जेटिक प्रॉब्लम्स, एनर्जेटिक डिसऑर्डर्स शरीर के सीख जाएंगे। और अगर आपके पास थोड़ा सा ऑर्गेनिक और केमिस्ट्री और बायोलॉजी का नॉलेज है तो आप इस सब्जेक्ट को आगे ले जाके एक्चुअली यू कैन योरसेल्फ बिकम अ ऑल्टरनेटिव थेरेपिस्ट एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, जिसको EM कहते हैं, एनर्जी मेडिसिन। एनर्जी मेडिसिन प्रैक्टिशनर आप बन सकते हैं, ये पहला स्टेज है। बट वास्तु कंसल्टेंट को वो नहीं बनना है। वास्तु कंसल्टेंसी में हम आर्किटेक्ट हैं, हम बिल्डिंग का काम करते हैं, हम बिल्डिंग को ट्रीट करके ही शरीर के चक्रास को अलाइन करेंगे। तो मैं आपको बायो एनर्जेटिक्स पूरा सिखा के धीरे से डेविएट कर दूंगा बिल्डिंग की तरफ, क्योंकि मुझे आपको डॉक्टर नहीं पढ़ाना है। मैंने 1 साल जो पढ़ाई की वो डॉक्टर तक की पढ़ाई कर ली थी, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं था, मैंने MBBS नहीं सीखा था और मुझे आर्किटेक्चर में इसको लेके आना था। इसलिए मैं उसको आर्किटेक्चरल कंफर्ट से आपको समझाऊंगा, वास्तुलॉजिकल इनपुट से समझाऊंगा, बट आपको प्रोसेस वो डॉक्टर वाला ही सिखाऊंगा, क्योंकि वही डॉक्टर रेने नकाशर ने मुझे सिखाया कि कैसे बायो एनर्जेटिशियन में शरीर के एनर्जी रिजर्व्स। तो 3 मेथड उन्होंने बताए, जिसको फर्स्ट को हम कहते हैं प्रिवेंशन। जब हम प्रिवेंशन की बात करते हैं तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रिवेंशन किस चीज़ का कर रहे हैं। प्रिवेंशन इस चीज़ का कर रहे हैं कि शरीर के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स हमारे तक ना पहुँचें, और वो एनवायरमेंटल एग्रेशन की ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो प्रिवेंशन हम वास्तुलॉजिकल एनर्जीज़ को बैलेंस करके कर रहे हैं, घरों की एनर्जीज़ को बैलेंस करके कर रहे हैं, ताकि शरीर तक नेगेटिविटी ना आ पाए। लेकिन अगर शरीर तक पर नेगेटिविटी आ गई तो नेक्स्ट स्टेज ऑफ प्रिवेंशन है इस पर्सनलाइजेशन। फिर हम पर्सनलाइजेशन पे जाएंगे। अब पर्सनलाइजेशन कैसे होगा? पर्सनलाइजेशन वैसे होगा जब आप शरीर की एनर्जीज़ को मेजर कर पाएंगे। तो इस पर्टिकुलर वर्कशॉप में, अक्टूबर की वर्कशॉप में, हम एक बहुत बड़ा टाइम, डे 1 का और डे 2 का टाइम रखेंगे, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि कैसे बॉडी की एनर्जीज़ को मेजर करना, एक एक चक्रा की वाइब्रेशन को समझना, बायो फीडबैक को जानना। तो हमारे पास एक्मॉस लेकर एंटीना रहेगा, S3 गोल्ड लेकर एंटीना रहेगा, बायो फीडबैक एनर्जी टेस्टर रहेगा, एक और मशीन है जिसको बायो रेजोनेंस मशीन कहते हैं, वो रहेगी, ऑरा कैमरा रहेगा आपकी फ्रंटल, डॉर्सल और लिम्फेटिक बॉडी की कलर थेरेपी को समझने के लिए, थर्मिक बॉडी को समझने के लिए। और उसके साथ साथ हम लोग एक पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग में इस वाइब्रेटरी फील्ड के साथ एक लाइफ एनर्जी मीटर का भी प्रयोग करेंगे, जो मैं सिखाऊंगा, जिसमें आप अपना हाथ रख के या अपने कस्टमर का अंगूठा रख के ये चेक कर सकते हैं कि उसकी लाइफ एनर्जी कितनी है। और लाइफ एनर्जी डिपेंड करती है वास्तुलॉजिकल नेगेटिविटी से, घरों की एनवायरमेंटल एग्रेशन से। तो प्रिवेंशन के बाद पर्सनलाइजेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे, हर चीज़ निकाल लेंगे शरीर में से एनर्जेटिकली, एनर्जेटिक इन्फॉर्मेशन को डिकोड करेंगे कि तुमको तकलीफ हो रही है तो क्यों हो रही है, और वो तकलीफ का कारण क्या है। वास्तु है, लेकिन किधर, कौन सा वास्तु? हमें दिशा की काम करना है, हमें एनर्जी पे काम करना है, हमें वाइब्रेशन पे काम करना है, हमें एलिमेंट्स पे काम करना है, हमें देवताओं पे काम करना है, हमें काम किस पे करना है और क्या काम करना है और कितना काम करना है। ये नेक्स्ट स्टेज है पोटेंशियलाइजेशन। प्रिवेंशन, पर्सनलाइजेशन, पोटेंशियलाइजेशन। पोटेंशियलाइजेशन मतलब कितना काम। अभी आप
अगर डॉक्टर हैं या डॉक्टरों के पास जाते हैं और आपने देखा है कि डॉक्टर अगर ज़्यादा मेडिसिन भी दे दे तो भी बीमार पड़ जाता है आदमी, डॉक्टर कम मेडिसिन भी दे दे तो बीमार पड़ जाता है। डॉक्टर को एग्जैक्ट जितनी मेडिसिन शरीर में चाहिए उतनी ही देनी चाहिए, नहीं तो वो साइड इफ़ेक्ट करते हैं। और साइड इफ़ेक्ट किससे होता है? जब आपकी बॉडी जितना ले रही है, जितना यूज़ कर रही है और जितना फेंक रही है उसके बीच में कुछ रह जाए, दैट मीन्स एब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन के बीच में यूटिलाइजेशन है, और यूटिलाइजेशन होने के बावजूद भी अगर कुछ रह गया तो शरीर को मालूम ही नहीं है उसको कैसे फेंकना। दैट इज कॉल्ड टॉक्सिन्स। दीज टॉक्सिन्स बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम इन द बॉडी। तो एक्मॉस सिस्टम में हमने ये सीखा है कि एब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन के बीच में जो यूटिलिटी वाला एनर्जी सोर्स है उसके बाद जो बचता है उसको हम कहते हैं रिजल्टेंट। हम रिजल्टेंट पे सीखेंगे कि शरीर के अंदर अगर आपने किसी घरों में मैं देखता हूँ कि वो एक दरवाजे में हमने बोला है कि एक रिफ्लेक्टर लगाइए एनर्जी मूवमेंट अच्छा हो जाएगा, लोग एक ही चौखट पे 4-4 रिफ्लेक्टर लगा देते हैं, बोलते हैं बहुत अच्छा एनर्जी मूवमेंट हो जाएगा। अब 3 फीट के दरवाजे में 4 रिफ्लेक्टर लगा देंगे तो एनर्जी फ्लो इतनी फास्ट हो जाएगी कि वो आदमी को नींद नहीं आएगी, उसका इम्बैलेंस हो जाएगा। सो यू कैन नॉट गिव मोर बट यू शुड नॉट गिव लेस। पोटेंशियलाइजेशन सीखना बहुत ज़रूरी है कि वास्तुलॉजिकल सॉल्यूशंस में शरीर के अंदर और एनवायरनमेंट में किस तरह से हमें ये एनर्जी फील्ड्स को बैलेंस करना है। और एनर्जी फील्ड्स कब बैलेंस होती हैं? जब आपका यिंग और यांग बैलेंस होता है। यिंग इज़ रिसोर्सेज, यांग इज़ मैनेजमेंट। और ये यिंग रिसोर्स और मैनेजमेंट के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वाइब्रेटरी, जो कि रिजल्टेंट है। और ये वाइब्रेटरी को पकड़ना ही एक बायोनिटिजन का तोड़ है। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन जब लोग करते हैं, आपने देखा होगा आयुर्वेदा, यूनानी, आप डॉक्टरों के पास जाते हो तो वो दवाइयाँ बना के देते हैं आपके हिसाब से। होम्योपैथी में जाएंगे तो आपके हिसाब से दवाई बना के देते हैं, क्योंकि वो पोटेंशियलाइजेशन को समझते हैं। तो क्यों हम वास्तु कंसल्टेंट पोटेंशियलाइजेशन नहीं करते? क्यों हम वास्तु कंसल्टेंट कहीं से भी दुकान से कोई रेमेडी लेके लगा देते हैं और समझते नहीं कि कौन सी एनर्जी वाली कौन सी रेमेडी कहाँ लगेगी? वास्तु वर्ल्ड प्रोसेस में हमने पोटेंशियलाइजेशन भी चालू किया है रेमेडीज़ का। हम आपको रिसोर्सेस, अभी मैं मेरे कस्टमर्स को तो जानता हूँ, मैंने ये पूरा प्रोसेस मेरे कस्टमर्स के लिए ही किया था। उनकी पहले एनर्जी मेजर करता हूँ, उनका एनवायरमेंटल मेजर करता हूँ, दोनों की इम्बैलेंसेस को चेक करता हूँ और फिर रेमेडीज़ को डिज़ाइन करता हूँ, कस्टम मेड बनाता हूँ। और उस रेमेडीज़ में, क्योंकि मुझे ये सब्जेक्ट का नॉलेज है, मैंने रेमेडीज़ क्रिएट की हैं, उसमें मैं उस हिसाब से वाइब्रेटरी पैटर्न को एम्बेड कर देता हूँ। दैट मीन्स हम पैटर्न चेंज कर लेते हैं। और पैटर्न चेंज करना हर रेमेडीज़ के साथ ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर एक ही पैटर्न में रेमेडीज़ डाल रहे हैं जिस पैटर्न में वो क्लाइंट फंसा हुआ है, तो वो रेमेडी भी उसी पैटर्न में घूमने लगेगी। आपको पैटर्न चेंज करना है उल्टा, कि वो नेगेटिव आगे जा रहा था, आपको पीछे घुमाना है, तभी वो बैलेंस होगा। तो फिर हम पैटर्न चेंज करके यिंग और यांग को अंडरस्टैंड करते हैं और यिंग की वाइब्रेटरी पैटर्न को भी हम समझते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कौन सी रेमेडीज़ किस इंसान के लिए, किस पर्पस के लिए यूज़ होगी, तो पर्पसफुल वास्तु हो जाएगा, पोटेंशियलाइज वास्तु हो जाएगा, और ये रिसोर्स मैनेजमेंट और वाइब्रेटरी पैटर्न को हम समझ पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मैं इस वर्कशॉप में आपको सिखाने वाला हूँ। और इस वर्कशॉप में हम एक नई चीज़ और सिखाएंगे। ये नई चीज़ है आपकी ब्रेन की कन्फ्यूजन की। इसमें हम डिटेल में बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह गलती करते हैं, क्योंकि मेमोरी क्या करती है, पुरानी प्रॉब्लम को डिकोड करके आज भी वही प्रॉब्लम में आ जाती है। बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट्स को मैंने देखा कि वो एक रेड बुक फॉलो करते हैं, किताबों में लिखा है इधर ये होना चाहिए, इधर ये होना चाहिए, ये लगा दो, वो लगा दो, इसमें ऐसा होगा, वैसा होगा। किसी पंडित ने, किसी सन्यासी ने, किसी आचार्य ने, किसी स्कॉलर ने उनके इंटरप्रिटेशन लिख दिए और हम वही के वही फॉलो कर रहे हैं। उनका क्लाइंट अलग था, उनकी जगह अलग थी, उनका नॉलेज अलग था और उनका टाइम अलग था, समय। तो जब हम बात करते हैं काल, द्रव्य, भाव और क्षेत्र की, तो काल और द्रव्य और क्षेत्र तो सब बिल्डिंग की बात हो गई। ये तीनों जो समय, द्रव्य इज मटेरियल, क्षेत्र इज द एरिया, ये तीन चीज़ें तो हमने बिल्डिंग में सीख ली पिछले वर्कशॉप में। अब हम सीखेंगे भाव। भाव कम्स फ्रॉम योर ब्रेन, और भावनाएं चेतना के साथ जुड़ी हुई हैं, और चेतना
आपकी सबकॉन्शियस और कॉन्शियस इन्फॉर्मेशन कहाँ है? या आपकी आत्मिक शरीर में है जो अंदर है। तो हम इनर बॉडी की बात करेंगे, इनर इम्बैलेंसेस की बात करेंगे जो माइंड के थ्रू क्रिएट होती है। तो हम नेगेटिव मेमोरीज पे बात करेंगे। हम ये भी बात करेंगे कि देयर इज़ अ कन्फ्यूजन बिटवीन रियल एग्रेशन एंड वर्चुअल एग्रेशन। ये एक्चुअल प्रॉब्लम है ही नहीं, फिर भी दवाई दे रहे हो, क्योंकि वर्चुअल ही है, ये इंटरप्रेटेड है, ये किसी के द्वारा बोल दी गई है। कल मेरे एक क्लाइंट आए थे, उनको किसी ने बता दिया था कि साउथ में अगर टेरेस होती है, बालकनी होती है, तो तुम्हारा घर बहुत ख़राब है, वास्तु बदल दो। तो वो मेरे परेशान के आके बोला, सर हमने तो आपसे वास्तु करेक्शन कराया, मेरा दोस्त ऐसा बोलता है कि ये साउथ की टेरेस में तो बहुत गलत होता है। मैंने कहा देखिए, ये इम्बैलेंस उसको समझ में नहीं आता है, और वो जो आपको नेगेटिव मेमोरी दे रहा है, जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसको यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल दीजिए, क्योंकि अगर वो घुस जाएगी तो आप हमेशा जो भी घर में नेगेटिव काम होगा उसको वो साउथ की टेरेस से जोड़ना शुरू कर दोगे। ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ का प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, और उनके घर में हमने सोल्यूशन दे दिया था ऑलरेडी। उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, बट उसके दोस्त ने बोल दिया तो उसको प्रॉब्लम शुरू हो गई। अब प्रॉब्लम मेंटली थी, फिजिकली कुछ भी नहीं थी, सब बढ़िया था। सो दिस इज कॉल्ड वर्चुअल एग्रेशन। सो वी आर टॉकिंग अबाउट रियल एग्रेशन टू वर्चुअल एग्रेशन। वी आर टॉकिंग अबाउट एब्सर्ड रिएक्शन ऑफ ब्रेन्स। क्या होता है, ब्रेन अगर एब्सर्ड इंफॉर्मेशन लेके रिएक्शन चालू कर देता है तो वो यूजलेस एनर्जी को मोबिलाइज कर लेता है। मतलब हमारे अंदर जो अच्छी एनर्जी रिजर्व रखी थी बुरे समय के लिए, वो भी यूज हो गई। क्यों? बेकार बातें ध्यान में आ गई, और बेकार बात किसी ने डाल दी। एंड देन वी हैव टू अंडरस्टैंड द इनकैपेसिटी ऑफ द ब्रेन टू रिपेयर द एनर्जी लीकेजेस। क्योंकि एनर्जी, ब्रेन अभी थक गया बेकार के कामों में। अब एनर्जी लीकेज के समय जब उसकी जरूरत थी, वो था ही नहीं, वो सो गया, क्योंकि बेकार काम कर रहा था सुबह से शाम तक। तो ये ब्रेन कन्फ्यूजन, ये डॉक्टर रहने का एक बहुत अच्छा टॉपिक है। 2008 में मैंने उनसे सीखा है ये, और ये 2008 का ब्रेन कन्फ्यूजन्स का पूरा नॉलेज मैं चाहता हूँ आपके पास भेज दूँ, आपको दे दूँ, कि वास्तु रेक्टिफिकेशन करते समय आप लोगों के ब्रेन को, आप साइकिक डिसऑर्डर्स को भी सॉल्व करें। क्योंकि ये साइकोलॉजिकल पैरास सिम्टमेटिक अनवांटेड थॉट्स, अनवांटेड इन्फॉर्मेशन, 1000 वास्तु के ग्रुप में आप हैं, 1000 व्हाट्सएप से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, 1000 इंस्टाग्राम में कोई भी आके कुछ भी बोल रहा है, और आप सुन के यहाँ पे भरे जा रहे हैं। आपका इनबॉक्स फुल हो चुका है, और नहीं हुआ है तो डिलीट कर नहीं पा रहे हैं आप। और यही इनबॉक्स जब डिलीट नहीं होता है तो आपके कस्टमर के पास आप खिचड़ी लेके जाते हो साबूदाने की, और वो जो खिचड़ी देते हो उसको समझ नहीं आता क्या खाया उसने। उसको एक चीज़ चाहिए थी, दाल और रोटी, और दाल रोटी आपको मालूम ही नहीं है, क्योंकि आपने इतनी खिचड़ी भरी हुई है। तो दाल और रोटी समझें, ये अंडरस्टैंड करें एनर्जेटिक्स किधर जाएगा और कैसे हमें इसको सॉल्व करना है। और शरीर को समझना ही सबसे बड़ी समझदारी है। वास्तु कंसल्टेंट ने अगर शरीर को नहीं समझा तो अधूरा ज्ञान और अधूरा काम, और इसीलिए रिजल्ट नहीं आता है। रिजल्ट तभी आएगा जब एनर्जीज को आप अपलिफ्ट करोगे, लोगों की अंदर चेतना है उसके भाव को जागृत करके उनको खुश करोगे। खुश कब होगा इंसान? जब वो उसका रिसेप्टिव पावर बढ़ेगा। रिसेप्टिव पावर कब बढ़ेगा? जब वो शांत रह के एनर्जेटिक आपने जो रेक्टिफिकेशन किया उसको रिसीव करने की उसमें क्षमता होगी, और जब वो रिसीव करने की क्षमता रखेगा तभी आपका इंस्ट्रूमेंट काम करेंगे। तो रेमेडीज वास्तु वर्ल्ड से लेने के बावजूद बहुत लोग उस पर काम नहीं कर पाते हैं। कुछ कस्टमर बोलते हैं, कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर इतने हमने इंस्ट्रूमेंट लगाए रहे, उनको रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो मैं कहता हूँ आपने करा क्या है, पहले ये मुझे बताइए। फिर पता पड़ता है कि इंस्ट्रूमेंट लगाने का प्रोसेस सही था, लेकिन भाव, जो इमोशंस, जो वाइब्रेशन, जो एनर्जेटिक फील्ड, जो करेक्शन किसके लिए क्या करना था वो मिस हो गया। क्योंकि उन्होंने कोई ट्रेडिशनल वास्तु, कोई एस्ट्रोलॉजिकल वास्तु, कोई ये अपने देवताओं वाला वास्तु, तरह तरह के वास्तुओं को घुसा के उसकी खिचड़ी बना दी, और उस खिचड़ी में ये खिचड़ी भी लगा दी। तो होता क्या है कि आप समझते नहीं हैं कि आप क्या कर रहे हैं। बिकॉज ब्रेन कन्फ्यूजन इज प्रोवोक्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल वाइब्रेशंस। तो आपने क्या किया है, ब्रेन को और कंफ्यूज कर दिया है। वो सीधा सीधा चल के सॉल्यूशंस की तरफ जा रहा था, आपने लेफ्ट ले गए, राइट ले गए, वो कंफ्यूज हो गया किधर जाऊँ। तो सिम्टमेटिक अंडरस्टैंडिंग करने के लिए सीधी सीधी प्रॉब्लम को समझें, सीधी सीधी तरह से करेक्शन करें, और ये जो ब्रेन ओवर रिएक्ट हो जाता है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है टेलोरिक चैनल्स के थ्रू, क्योंकि टेलोरिक चैनल सबसे इंपॉर्टेंट है।
अर्थ की चैनल को अगर आप समझ नहीं पाएंगे वाइब्रेटरी पैटर्न में, आप अभी मैं पूरी वर्कशॉप तो नहीं लेना चाहता हूँ, बट मैं 2 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको और बता के आपसे क्वेश्चन आंसर में जाऊँगा, नहीं तो होगा कि ये पूरी वर्कशॉप ही हो जाएगी 3 दिन की। 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हम डिस्कस करेंगे बायो फीडबैक में। एक हम कहते हैं जो जितनी भी ऑर्गन्स हैं शरीर के, हार्ट और लंग्स, लिवर, ये जो एब्जॉर्प्टिव ऑर्गन्स हैं जो काम करते हैं, जो मशीन वाले ऑर्गन्स हैं जो एक्चुअली प्रोसेस करते हैं, इनको कंट्रोल करता है पैराकार्डियम। हम पैराकार्डियम की वाइब्रेशन को समझेंगे। पैराकार्डियम एनर्जी को लेता है, प्रोसेस करता है और उसकी वाइब्रेशन को देता है। और अगर पैराकार्डियम की वाइब्रेशन को अगर वास्तुलॉजिकल एनर्जी ने डिस्टर्ब कर दिया तो फिर आपके पास इनपुट ही खत्म हो गया। तो पैराकार्डियम बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे एनर्जेटिकली, और उसका इम्पैक्ट वास्तु के डिफेक्ट से कहाँ होता है, क्यों होता है, वो समझेंगे। और उसके बाद हम आएंगे ट्रिपल हीटर पे। ट्रिपल हीटर होता है जो एलिमिनेट करता है, जो किडनी, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ब्लडर में की पूरी जो संरचना है उसको कंट्रोल करता है। तो पैराकार्डियम और ट्रिपल हीटर की जो वाइब्रेटरी पैटर्न को किस तरह से वास्तुलॉजिकल डिसऑर्डर तकलीफ देता है वो हम समझेंगे, क्योंकि हम एक एक ऑर्गन पे जा नहीं पाएंगे। मैं सिखाऊंगा जरूर, बट आप साइट पे कस्टमर का मेजर नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतना समय नहीं मिल जाएगा, उसमें 2-3 घंटे लगते हैं बायोयूनिट स्कैन। तो मैं आपको सिखाऊंगा सिर्फ पैराकार्डियम और ट्रिपल हीटर को कंट्रोल कर लो, एब्जॉर्प्शन एलिमिनेशन को समझ लो, ऑर्गेनिक डिसऑर्डर को एनर्जेटिकली अंडरस्टैंड कर लो और उसी पे ध्यान दो। और जैसे ही आपने एब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन, पैराकार्डियम और ट्रिपल हीटर पे काम करना शुरू किया और बायो फीडबैक एनर्जी टेस्टर से पता पड़ा कि यस पैराकार्डियम में इतनी एनर्जी थी, रेमेडीज लगाओ, वापस चेक कर लो। इस प्रोसेस में मैं आपको ये भी सिखाऊंगा सॉल्यूशंस के साथ कि हाउ एग्जैक्टली यू कैन शो टू द कस्टमर दैट आफ्टर रेमेडीज योर बॉडी हैज स्टार्टेड बिहेविंग प्रॉपर्ली। वास्तुलॉजिकल प्रोसेस में तो आप एंटीना से चेक करते हो, ऑर्गन्स की बात मालूम नहीं पड़ती है। इसमें कोशिश करेंगे हम आपको कि ऑर्गन तक ले जाएं और आप डॉक्टर के साथ उनकी बीमारियों के सॉल्यूशन में भी एक सहभागी बने, ताकि आप उन पेशेंट्स को, जो डॉक्टर हाथ ऊपर कर चुका है, डॉक्टर बोलता है मुझसे नहीं होगा साहब, आप घर ले जाइए, उसके बाद आप जाके अगर उनके दिन बढ़ा दें, उनकी वाइब्रेशन को ठीक कर दें वास्तुलॉजिकल करेक्शन करने को, तो आपको बड़ी दुआएं मिलेंगी और आप लोगों की लाइफ में हेल्थ, हैप्पीनेस एंड हार्मनी प्रोड्यूस कर पाएंगे। और यही हमारा बेसिक उद्देश्य है इन 3 दिन की वर्कशॉप में। आप आएँ, ज़रूर अटेंड करें, कोशिश करें कि आप टेक्निकली अपने आप को ओरिएंट करें। मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा नॉन साइंटिफिक होने के लिए, बट थोड़ा सा फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री ज़रूर सिखाऊंगा। और मैंने ये देखा है कि पुराने हमारे वर्कशॉप्स में बहुत लोग सीख के गए और प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए भी रिकॉल हो जाएगा। क्योंकि इस बार मैं ब्रेन कन्फ्यूजन पे पहली बार बात करूँगा। मैंने अभी तक ब्रेन कन्फ्यूजन बायोयूनिटीज़ के साथ कनेक्ट नहीं किया है, और एक्मॉस प्रोसेस को मैंने थोड़ा सा दूर रख के मैं S3 गोल्ड एंटीना में ज़्यादा अपने आप को इमर्स कर लिया था मैंने, क्योंकि जियो बायोलॉजी और जियोपैथी को मेरे को साइंस को मुझे बड़ा टाइम देने की ज़रूरत पड़ रही थी। अब हमारा जियो बायोलॉजी और जियोपैथिक सिस्टम स्टेबल हो गया है। अब मैं शरीर पे वापस आने के साथ आपके साथ एक नई शुरुआत करूँगा। आप लोग आएँ और ये वर्कशॉप अटेंड करें। अभी कुछ क्वेश्चन आंसर हैं तो हम बात करेंगे, अदरवाइज़ धन्यवाद, अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू वेरी मच। जिनको कुछ बात करनी है दे कैन ऑन देयर म्यूट एंड देन वी कैन टॉक। सर नमस्ते। बोलिए जी। सर मेरा क्वेश्चन है कि आपने बहुत अच्छी बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ मैं। राजीव जी, कौन बोलना चाह रहे हैं? सर मैं अशोक बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए अशोक जी। सर ये जो आपने जो कहा कि किस प्रकार से जो वास्तु की एनर्जी हमारे शरीर पर इम्पेक्ट करती है, तो ये थोड़ा सा इसमें विस्तार से बताएंगे सर, किस प्रकार से ये हमारे बॉडी को या हमारे आर्गन को या हमारे ओवरऑल सिस्टम को किस प्रकार से इसकी एनर्जी हमको प्रभावित करती है। अशोक जी, विस्तार से बताने के लिए ही वर्कशॉप कर रहा हूँ। अभी ये प्रीव्यू है,
ये वर्कशॉप नहीं है। संक्षेप में बता दीजिए, संक्षेप में सर। संक्षेप में मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि हर जोन, वास्तु एनर्जी कैसे काम करती है? नहीं, हर हर कोना, हर जोन जो वास्तु का है ना, आप अगर 9 दिशाओं को देखेंगे तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये जितनी भी दिशाएं हैं उनका एक इम्पैक्ट शरीर के एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी पे पड़ता है, और वो शरीर के पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी में उस चक्रा को इम्बैलेंस कर देती है। और हमारा शरीर क्योंकि सब एक दूसरे से सम्मिलित है, मिला हुआ है, तो एक चक्रा अगर डिसअलाइंड हो गया तो हमारे पूरे शरीर में वो एक तकलीफ़ पैदा कर देता है और हमें अच्छा नहीं लगता है, और वही वास्तु डिफेक्ट होता है। और ये किस तरह से होता है, कैसे होता है, वो हम वर्कशॉप पे डिस्कस करेंगे। तो आप आएँ और उस समय हम बात करेंगे 3 दिनों में, ठीक है? इरेगुलर शेप का जो प्लाट होता है वो कितना प्रभाव पड़ता है बाहर में, जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है, कंस्ट्रक्टेड एरिया के बाहर जो सेटबैक एरिया है, वो अगर इरेगुलर शेप में हो तो उसका कितना इफेक्ट होता है? देखिए, कुछ भी चीज़ें जो इरेगुलर है, जो शेप में नहीं है, जो हमारे सिमेट्री और ज्योमेट्री में नहीं है, उसका बड़ा इफेक्ट होता है। और क्योंकि वो ज्योमेट्री का मैंने पिछले वर्कशॉप में डिस्कशन किया था, अगर ज्योमेट्री के विरुद्ध है, गोल्डन सेक्शन और प्रोपोर्शन के विरुद्ध है, तो उसका बड़ा असर होता है। तो इरेगुलर शेप तो बड़ा तकलीफ देता है, उसको हमें करेक्ट करना चाहिए। नहीं तो अगर वो क्षेत्र में सर, अगर कंस्ट्रक्टेड एरिया के बाहर सेटबैक एरिया है, जो बाउंड्री वाला एरिया है, देखिए, कंस्ट्रक्शन एरिया हो या सेटबैक एरिया हो, वो क्लाइंट ने अगर वो ज़मीन खरीदी है और उसको पैसे दिए हैं, तो पूरा प्लॉट जिसके पैसे दिए हैं उसका असर होता है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो सेटबैक में है, सेटबैक भी आपका ही है, पड़ोसी का नहीं है। जी जी। ठीक है, चलिए हम बायोनिटी के क्वेश्चन के लिए राजीव जी कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ सर, वेरी गुड इवनिंग। आई Good एम evening. राजीव कौशिक। बोलिए सर। I'm ex-Indian Air Force Vastu consultant practicing in the building designing as per the Vedic Shastra only. वंडरफुल Since राजीव जी। last 27 years, and I had a very 3 minutes conversation with you because Vastu Shastra is not that much easy कि 8 directions है और यहाँ किचन बना दी है, यहाँ बाथरूम हो गया या मंदिर हो गया, हर एक की ह्यूमन बॉडी की एनर्जी अलग है due to the नक्षत्रास। अभी किसी ने क्वेश्चन किया था कि हाउ द वास्तु इज अफेक्टेड। हम जब पैदा होते हैं तो यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे का सूत्र है ऋषि मुनियों द्वारा। ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, 9 प्लैनेट्स की रेस हमारी बॉडी में समा जाती है, और उस नक्षत्रों के हिसाब से भी, प्रोफेशन के हिसाब से डायरेक्शंस बताई गई है। इवन तो काकड़ी विचार बताया गया कि मैं राजीव कौशिक को, मुझे पुणे फलेगा या नागपुर फलेगा। तो वो सारे विचार करने के बाद जब हम किसी प्लॉट का निर्णय लेते हैं कि इतनी लेंथ आया भी फार्मूला भी लगाया जाता है इसमें, लेकिन वास्तुशास्त्र इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 8 डायरेक्शन, 9 प्लैनेट्स, मेनली आपका 3 एनर्जीज, सोलर, टेलुरिक एनर्जीज एंड मैग्नेटिक एनर्जीज। लेकिन आपने तो ऐड ऑन करी अपनी रिसर्च बेस पे। लेकिन जब एनर्जी को, एक्चुअली हवा को हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं गर्म है या ठंडी है, पृथ्वी तत्व को हम देख सकते हैं कि ये ब्राह्मणी मिट्टी है या ये है। लेकिन जब मैंने कई बार देखा, हमने 100% मुहूर्त लगाया और वहाँ पर पूरे वास्तु के सिद्धांत लगा के बिल्डिंग डिजाइन कर रही, बट द रिजल्ट इज नॉट एट ऑल कमिंग। लेटर ऑन वी फाउंड जियोपैथिक स्ट्रेस है या वहाँ पर वो एनर्जीज की कमी है। तो उसको हमें कैसे कनेक्ट हो, जो मेरे को समझ आया आपका बिल्डिंग बायोलॉजी या ह्यूमन बायोलॉजी जो हमारी आदर्शीय तरंग है, इसका अथर्ववेद में मेंशन्ड है। तो लेकिन उसको एलोबरेट कर पाना, क्योंकि आज तक क्या है, 8 डायरेक्शन वास्तु, महावास्तु, 2D वास्तु, 3D वास्तु, रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल वास्तु तो आ रहा है। लेकिन आपका जो टॉपिक है, इट इज एंटायरली डिफरेंट एंड रिसर्च बेस्ड। आई एम feel really thankful and myself very great that I am going to attend. That is Wonderful, आइए। from online Thank you very much. or offline, and I circulated. But थोड़ा सा concept मेरा ये request मैंने डाली है कि I was traveling and I could not pay the proper attention as I had been, मैं इस फील्ड में हूँ और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के वास्तुशास्त्र के इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है, 15 तरह के वास्तुशास्त्री अलग है, टाउनशिप डिजाइनर, शिल्प वाले और नगर विनियोजन, धार्मिक वास्तु, मंदिर डिजाइनिंग सबसे टफ है। वहाँ पर क्या आता है, नैनो पार्टिकल ऑफ द गॉड थ्योरी आती है। हर एक जगह मंदिर नहीं बन सकता, हर चट्टान पे हनुमान की मूर्ति नहीं बनेगी। अगर वो मेल चट्टान है, फीमेल चट्टान है, तो देवी की मूर्ति बनेगी। गॉड पार्टिकल थ्योरी एंड एनर्जी किसके अंदर आता है। सपोज आपकी जो विद्याएं हैं, बायोलॉजिकल एनर्जीज वगैरह, हम लोगों को अगर इतना ज्ञान अच्छा हो जाता है तो हम क्लाइंट्स को बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। लेकिन अभी भी मैं 40% ही आपको फॉलो कर पाया।
60% मेरे ख्याल से मुझे कोर्स करना पड़ेगा। आप आइए, देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं वर्कशॉप में डिटेल में समझाऊंगा। ये तो प्रीव्यू था लोगों के कन्फ्यूजन से कि आप सीखेंगे क्या, वास्तु कंसल्टेंट को क्या ये वर्कशॉप अटेंड करनी चाहिए, क्या ये वास्तु का पार्ट है, हम शरीर को क्यों देखें। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आते हैं कि शरीर से हमें क्या लेना देना, हम तो वास्तु की बात करते हैं। मैं जब फिर उनको समझाने के लिए मैंने ये वर्कशॉप रखी थी और ये प्रीव्यू इसीलिए रखा था। बड़ा अच्छा लगा राजीव जी, हम वापस बात करेंगे। हाँ सर एक छोटा सा है कि इंस्ट्रूमेंट जैसे हम लोग नेचर एंटीना है, थिंग्स हैं, या अपना तपोबल होता है, जैसे हमारे जैन संत हैं, जाके ये देख लेते हैं भूमि कैसी है, उस भूमि से वार्तालाप करना तो हर एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है आज के आधुनिक युग में, जब और तब करके कोई इंस्ट्रूमेंट्स इस पे हम डिस्कस करेंगे, जरूर जरूर राजीव जी, इस पे हम डिस्कस करेंगे। मैं आपका पॉइंट ले लिया है, नोट कर लिया है। मिश्रा साहब कुछ पूछना चाहते हैं, मेहरा साहब, सॉरी MS डॉक्टर MS मेहरा, बोलिए सर। डॉक्टर साहब आप क्या बोलना चाहते हैं? सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैंने पहले भी आपकी क्लास वगैरह अटेंड की हुई, कोर्स किया हुआ है और वैसे भी आपके सेशन अटेंड करता हूँ। तो मेरा पॉइंट ये था कि सर जैसे आजकल जो है स्ट्रेस पे वर्किंग बात चलती है या फिर अर्थ एनर्जी की बात चलती है, तो इसको ऐसा कुछ मशीन ऐसे टूल्स हैं कि जैसे अर्थ एनर्जी क्या रीडिंग है या फिर जो रेजिस्टेंस कहाँ पर है या कितनी रीडिंग है, तो उस मशीन से तो हम सब चेक कर सकते हैं। यस, ये पिछली वर्कशॉप में हमने डिस्कस किया था। डॉक्टर साहब आपने शायद अटेंड नहीं किया है। अर्थ मैग्नेटोमीटर है और जियो मैग्नेटोमीटर्स हैं और S3 गोल्ड लेकर एंटीना की डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं और एक ई स्मॉग स्पैन भी आता है जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ज़मीन की पता कर लेता है। ये सब मशीन्स हैं। तो आप एक काम करें, वृषाली मैडम से बात करें ऑफिस में कल, आज तो अभी ऑफिस सब जा चुके होंगे, आप उनसे बात करके वो आपको डिटेल पिछले वर्कशॉप की वीडियो रिकॉर्डिंग और ऑडियो रिकॉर्डिंग भी दे देंगी और ये मशीन्स क्या हैं उनकी डिटेल भी आपको भेज देंगी। ठीक है, ओके। राघवेंद्र जी कुछ पूछना चाहते हैं? जी सर नमस्ते। नमस्ते। मैं कर्नाटक से बात कर रहा हूँ। मैं पहली बार आपसे जुड़ रहा हूँ। वंडरफुल। जैसे सोशल मीडिया में आपका ऐड वगैरह देख के मुझे इंटरेस्ट लगा कुछ ये डिफरेंट है करके। मुझे वास्तु का मतलब ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो ओनली डायरेक्शन है, बट मैं पहली बार आपसे आ रहा हूँ, वास्तु का नॉलेज भी नहीं है, तो कैसे मैं इसको सीख के मैं प्रोफेशनल ले सकता हूँ, मेरे क्लाइंट्स को कैसे मैं सोल्यूशन दे सकता हूँ। देखिए इस वर्कशॉप में हम लोग क्या करेंगे राघवेंद्र जी, हम लोग आपको वास्तु का नॉलेज बिल्कुल नहीं सिखाएंगे क्योंकि वास्तु का नॉलेज तो दिशाओं का आपके पास है। जो नॉलेज नहीं है एनर्जीज़ का उसके बारे में हम बात करेंगे। और शरीर की जब हम बात करेंगे तो उसमें एनवायरमेंटल एनर्जीज अपने आप में आ जाएंगी क्योंकि कोरिलेशन वास्तु से ही करना पड़ेगा। तो हम बात जरूर शरीर की करेंगे लेकिन कोरिलेशन वास्तु के साथ ही करेंगे। तो आप एनर्जेटिक वास्तु भी सीख जाएंगे इसके साथ, बट इसमें इन 3 दिनों में हमारा कंसंट्रेशन फोकस शरीर पर रहेगा। तो ये क्या मैं ये प्रोफेशनल ले सकता हूँ? यस, प्रोफेशनली ही सिखाते हैं हम। जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ वही सिखाता हूँ। और आप उसको, ये बहुत अच्छी बात है कि अब आप पहले शरीर सीख रहे हैं फिर वास्तु सीख रहे हैं। ये प्रोसेस सही है। सबसे पहले शरीर की ऊर्जा को मापना सीखना चाहिए और उसके बाद उसके घर जाके उसकी वास्तु चेक करनी चाहिए। हमारा वास्तु कंसल्टेंसी का प्रोसेस ही ऐसा है कि मैं कस्टमर को मेरे ऑफिस में बुलाता हूँ, उनको बोलता हूँ आप मेरे को आपका घर नहीं देखना, आपकी ड्राइंग वगैरह कुछ मत दिखाइए, आप आ जाइए, बस आप आपका शरीर ले आइए। थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, आप इसी तरह से सिखाइए कि हमको समझ। यस, तो आपके शरीर को हम मेजर करके आपके घर के बारे में बात कर सकते हैं क्योंकि शरीर इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर हाउस। व्यक्ति से बात हुई थी, उन्होंने बताया था कि जो भी व्यक्ति आएगा उनको शरीर को देख के हम यस घर में क्या वास्तु डिफेक्ट है हम बता सकते यस, वही सही तरीका है और वही सिखाने वाला हूँ मैं। हाँ, तो आप आइए और ये अच्छी बात है कि आप पहली बार जुड़ रहे हैं। यू आर वेलकम टू द वास्तु वर्ल्ड फैमिली। ओके, आई थिंक दिस इज़ गुड इनफ। मैं कोशिश कर पाया हूँ आपको बताने के लिए नए लोगों को कि किस तरह से हम ये वर्कशॉप में सिखाएंगे और आपको क्यों अटेंड करना चाहिए। इसके बारे में और भी कुछ क्वेश्चन हो तो आप कभी भी पूछ सकते हैं और हम अक्टूबर में वापस मिलेंगे इस बात को आगे बढ़ाते हुए। धन्यवाद, गुड नाइट and have a nice time. Bye bye.